their frequencies are not affecting each other. अच्छा, sorry. Their frequencies are not affecting each other. Yeah, I mean you can say कि सिर्फ इसकी चेंज का कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है. If we change the number of boys, that should not change the distribution of like or dislike in simple terms. जैसे स्पीड और वेलोसिटी डिपेंडेंट है, लेकिन स्पीड और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. Yeah. एटमॉस्फेयर कुछ Yeah. भी हो सकता है, आपकी गाड़ी की स्पीड बिल्कुल हो से सकता कोई है. ताल्लुक नहीं है. तो मतलब depends upon के context क्या है, लेकिन yes, in many cases that would be true, yes. Unless you are trying to fly a rocket, then it would be air friction could come into play or something like that. Anyways, so chi-square test जो chi-square test है ना, ये assume करता है कि दोनों variables जो है ना वो independent है, और उसके बाद ये देखने की कोशिश करता है कि if there is a significant association between the two categorical values or not. तरीका इसका ये है कि there is a formula again for it which looks at the observed and expected values, and these observed and expected values, इसके अंदर हमारे पास expected values का होना ज़रूरी होता है, ठीक है. So you expect something if they were related to each other, जो भी आपकी expected values होंगी वो आप enter करोगे, जो आपने values observe की हैं अपने particular data set से वो आप enter करोगे, और उसकी basis के ऊपर आप chi-square को check करोगे, ठीक है. ये आपको एक वैल्यू दे देगा chi-square की जो भी आपके पास वैल्यू आएगी, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वेरिएबल्स जो है ना वो रिलेटेड होने के चांसेस हैं. और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा सेल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब ये कि जो पर्टिकुलर पॉइंट्स chi-square के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं chi-square को, that could be very different from what you were from overall count. So एक चीज़ है ना कि overall हम देखते हैं कि क्या boys और gender completely influence कर रहा है कि नहीं कर रहा like या dislike Snickers को, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि क्या boy like Snickers, ये दोनों आपस में influence कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. तो individual cells also matter a lot in chi-square. इसमें एक concept जो बहुत important है, and you need to understand and you need to remember this as well, that correlation does not imply causality. इसका मतलब ये है कि अगर हम कहें कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स और नंबर ऑफ कार थेफ्ट किसी एक शहर में, कि जो जितने ज़्यादा हॉस्पिटल होंगे उतनी ज़्यादा आपकी गाड़ियाँ चोरी होंगी. अगर हम ये कह दें कि अच्छा ये जो है ना ये कोरिलेटेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटल ज़्यादा होने की वजह से चोरियाँ ज़्यादा हो रही हैं गाड़ियों में, ठीक है. मतलब हमने ये तो कोरिलेशन हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, हमें कॉज़ैलिटी नहीं पता लग रही. कोरिलेशन आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि chi-square आपने निकाला बिटवीन नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स के, नंबर ऑफ कार थेफ्ट के, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. दिस इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी वेरी हाई कोरिलेशन. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कार थेफ्ट इसलिए ज़्यादा हो रही है कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल ज़्यादा है, ठीक है, या नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स जो है ना वो कम हो जाएंगे तो आपकी गाड़ियों की चोरियाँ कम हो जाएंगी. नहीं, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली लिंक टू अ थर्ड वेरिएबल, कि आपके हॉस्पिटल कब ज़्यादा होंगे, जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, और जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो चोरियाँ भी ज़्यादा हो सकती हैं, राइट. तो वहाँ पे वो तो हमने कैप्चर ही नहीं किया. बाइवेरिएट एनालिसिस में हमने तीसरा तो वेरिएबल नहीं ना कैप्चर किया, राइट. तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड हैव चेक्ड कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स एंड पॉपुलेशन, नंबर ऑफ कार थेफ्ट एंड पॉपुलेशन, एंड देन ट्राई टू इन्फर समथिंग फ्रॉम देयर. ये जो कैटेगोरिकल एनालिसिस है, इसमें रिजल्ट्स को समझने के लिए जब आपके पास chi-square का स्टैटिस्टिक आ जाता है, जो chi-square की आपके पास वैल्यू है, जब वो आ जाती है, उसके बाद आप एक निकालते हैं चीज़ जिसको कहते हैं पी वैल्यू. ये पी वैल्यू एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है विच इंडिकेट्स कि बेसिकली आपके पास जो है ना व्हाट आर द चांसेस कि एक पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक इज करेक्ट या एक पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक इज सिग्निफिकेंट. सो जब आपको चेक करना हो पी वैल्यू को, इसके लिए आप ये करते हो कि पहले से एक थ्रेशोल्ड डिफाइन करते हो. और थ्रेशोल्ड डिफाइन करने का मतलब ये है कि आप ये कहते हो कि अगर मेरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये मेरा पीडीएफ फंक्शन है, if it is greater than 0.05 या greater than 0.5 या greater than 0.01, तो फिर my results are significant. इसका जो इम्पैक्ट है वो ये होगा कि जब आपके पास chi-square की वैल्यू आई और आपने देखा कि वो chi-square की वैल्यू
क्या पॉपुलेशन या क्या सैंपल जो है ना वो बिल्ड कर रही है, उससे आपको पता लग जाएगा कि अगर इफ इट इज हाई, इफ इट इज हायर देन अ पर्टिकुलर नंबर, तो इसका मतलब है कि उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो सही हैं. इफ इट इज नॉट हायर देन दैट पर्टिकुलर नंबर, तो रिजल्ट सही नहीं है. ये पी वैल्यूज अब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं काफ़ी सारे टूल्स के अंदर, तो आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. इसको कैलकुलेट करने के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज हैं और टेबल्स आते हैं इसके, लेकिन अब जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपको टूल्स वगैरह कैलकुलेट करके दे देते हैं. अच्छा, वंस यू हैव these values, then you can say अगर p की वैल्यू इज गोइंग टू बी लेस देन अ सिग्निफिकेंस लेवल, जो भी आपने पहले से डिफाइन किया हुआ है, तो आप अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं और इंडिकेट कर सकते हैं कि भाई देयर इज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स. लेकिन अगर आपकी p की वैल्यू इस सिग्निफिकेंस लेवल से हाई आए, तो फिर आपको नल हाइपोथेसिस बेसिकली आप रिजेक्ट नहीं कर सकते. ये दो अलग अलग बातें, ठीक है. एक में क्या है, अगर आपके पास 0.05 से कम आ जाए p वैल्यू, तो आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी. और देयर यू कैन इंडिकेट कि भाई या आप ये इन्फर कर सकते हो कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, और देयर इज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स. लेकिन अगर p की वैल्यू हायर आ जाए, तो आप सिर्फ जो है ना वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते. डज नॉट मीन कि नल हाइपोथेसिस ट्रू हो गई है एंड देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप. इसका मतलब है फिर अब आपको कोई और टेस्ट करना है, फिर उसके लिए और अलग से बहुत सारे टेस्ट जो है ना वो अवेलेबल होते हैं. फिर तीसरा केस हमारे पास आ जाता है कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल एनालिसिस का. जो कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल एनालिसिस है, ये तब यूटिलाइज होता है जब आपके पास एक वेरिएबल कैटेगोरिकल हो और एक वेरिएबल आपके पास न्यूमेरिक हो. इसमें करने के लिए, इनके बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने के लिए, या स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने के लिए अगेन हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास देखिए 3 डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना वेरिएबल्स हैं. इसके अंदर एक वेरिएबल है एजुकेशन का, जिसके अंदर एफएससी बीएस ये कैटेगोरिकल है, जेंडर भी कैटेगोरिकल है, लेकिन इनकम जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है. राइट, इनके बीच में अगर हमें एनालिसिस करना हो कोई से दो वेरिएबल्स के बीच में, तो उसके लिए हमारे पास अलग मेथड्स हैं. These include basic descriptive analytics, जो कि numerical variables को basically check करते हैं against categorical values, या inferential analysis. जो inferential analysis हैं, ये statistical tests use करते हैं. इन statistical tests के अंदर हमारे पास t-test आता है या ANOVA आता है, which basically checks the correlations between the two particular variables. ANOVA जो है इसमें it's a very common and important one. ये है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और इसका काम ये है कि जो भी आपके पास दो वेरिएबल्स हैं ना, जिनके बीच में आपने चेक करना है कि कोई एसोसिएशन है कि नहीं है, आप ये चेक करते हो कि उनके ग्रुप मीन्स के दरमियान, या एक पर्टिकुलर सैंपल के ग्रुप मीन्स के दरमियान कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है. व्हाट दिस एसेंशियली मीन्स इज कि आप ये चेक करोगे कि फीमेल्स एक पर्टिकुलर इनकम ले रही हो, मेल एक पर्टिकुलर इनकम ले रहे हो, इनके आप सब ग्रुप्स बना लेते हो. फिर आप ये चेक करते हो कि व्हाट इज द बेसिक उसके अंदर, ठीक है, काम बहुत सारे हैं, लेकिन फिर आप ये चेक करते हो कि जो फीमेल इनकम है उसका मीन क्या है, मेल इनकम का मीन क्या है, और फिर आप ये चेक करते हो कि जो फीमेल इनकम का मीन है और जो मेल इनकम का मीन है, उन दोनों के दरमियान कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं. ठीक है, ये चीज़ हम एनोवा के जरिए करते हैं. एनोवा के अंदर जो है अगेन हमारे पास जो है ना, जब 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स हों, तो फिर एनोवा इज़ रियली यूजफुल. 2 के ऊपर आप कर सकते हैं जब 2 सब ग्रुप्स हों, लेकिन इट्स बेटर कि अगर आप एटलीस्ट 3 के साथ आप काम करें. तो ये वाली जो एग्जांपल है ना, इसके अंदर अगर हम एजुकेशन और इनकम को देखें तो दैट वुड बी मच बेटर. कि हम एजुकेशन को देखते हैं कि अच्छा जो एफएससी कर रहे हैं उनका ग्रुप मीन क्या है, बीएस वालों का क्या है, एमएस वालों का क्या है, सो ऑन सो फॉर्थ. That is a much better way of dealing with the significance. Assumption इसकी यही है कि जो हमारी observations हैं वो independent हैं और normal distribution. इसमें सबसे पहले तो हम जो है ना एक null hypothesis define करते हैं और उसी को टेस्ट करेंगे. Null hypothesis क्या है कि भाई several groups are equal, कि there is no statistically significant difference between the group means. अगर कोई statistically significant difference होगा तो वो बन जाएगा हमारे पास alternate hypothesis, और इस hypothesis को हम फिर टेस्ट करेंगे using the mechanism जो कि ANOVA प्रोवाइड करता है. ठीक है,
एनोवा जो है हमारे पास ये दो तरह का होता है, एक होता है हमारे पास वन वे एनोवा और एक होता है हमारे पास टू वे एनोवा। वन वे एनोवा जो है ना उसका काम ये है कि वो टिपिकली एक या दो लेवल्स के ऊपर काम करता है ऑन वन साइड, मतलब या कैटेगोरिकल या न्यूमेरिकल के ऊपर, और दूसरी तरफ से जो है ना वो हमेशा उठा रहा होगा, वेरिएंस चेक कर रहा होगा फॉर 3 और मोर फैक्टर्स। ऑन द अदर एंड जो टू वे एनोवा है हमारे पास, वो बेसिकली हमारे पास चेक करता है वेरिएंस ऑन बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका डिफरेंस आप इस तरह से समझ सकते हो कि नॉर्मली आपका जो डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, कुछ डाटा अबाउट 50% डाटा मीन से ऊपर होगा, 50% डाटा मीन से नीचे होगा। वन वे एनोवा इज रियली गुड जब आपको ये मैटर ना करता हो कि मीन से मैं ऊपर हूँ या नीचे हूँ। ठीक है, आपके लिए सिर्फ ये मैटर करता हो कि मैं मीन से कितना दूर हूँ, या आपके लिए ये मैटर करता हो कि जो मेरे दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स या दो ग्रुप्स हैं उनके जो मीन्स हैं वो बस डिफरेंट है, ये नहीं आपको पता कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। टू वे एनोवा में आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि किसका मीन ज़्यादा है किसका मीन कम है, क्योंकि वो आपको ये बता सकता है कि मीन से पॉजिटिव कितना डिफरेंस है, मीन से नेगेटिव कितना डिफरेंस है। टू वे एनोवा और वन वे एनोवा में बेसिकली ये जो है ना एसेंशियल डिफरेंस होता है। एनोवा के अंदर जो है ना, जैसे हमारे पास काई स्क्वायर था ना, उसी तरह से एनोवा के अंदर भी हमारे पास एक स्टैटिस्टिक कैलकुलेट होता है। इस स्टैटिस्टिक का नाम है एफ स्टैटिस्टिक। एफ स्टैटिस्टिक जो है ना, ये बेसिकली अगेन एक एफ टेबल होता है, उसके जरिए हमारे पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है, और एफ स्टैटिस्टिक्स के अगेंस्ट भी आप एक पी वैल्यू पिक करते हो। जब आपने चेक करना होता है कि क्या आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है कि नहीं है, उसके लिए आप ये चेक करते हो कि जो आपकी एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई है, इज इट ग्रेटर देन जो कि एक नॉन थ्योरेटिकल वैल्यू है। सो एक एफ टेबल है जिसके अंदर जो है ना वो नॉन कुछ वैल्यूज डाली हुई है एफ स्टैटिस्टिक की, तो आप ये चेक करते हो कि क्या आपकी जो वैल्यू आई है एफ स्टैटिस्टिक की वो नॉन वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। अगर आपकी वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है, जो थ्योरेटिकल बाउंड है उससे ज़्यादा हो, और पी की वैल्यू कम हो फ्रॉम वट एवर सिग्निफिकेंस यू हैव सेट, उसके बाद आप जो है ना कह सकते हो कि भाई देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स, व्हिच मींस कि यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इस पे तरीके बहुत सारे, मतलब इसका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, उसमें हम सम ऑफ स्क्वायर्स भी निकालना पड़ता है, हमें बिटवीन ग्रुप्स निकालना पड़ता है, और बिटवीन द डिफरेंट जो है ना वो निकालना पड़ता है, कंप्लीट वेरिएबल्स निकालना पड़ता है। काफ़ी एक लंबा और कॉम्प्लिकेटेड सा इसका एक प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस हम अभी नहीं करेंगे इसके अंदर, बिकॉज दिस इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और एग्जाम्पल के बगैर दिस प्रोसेस इज टू मच। एक और जो चीज़ फीचर इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, और बेसिकली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो हमें ये बताती हैं कि एज द नंबर ऑफ ग्रुप्स इंक्रीज, तो फिर हमारे पास वेरिएबिलिटी कितनी आ सकती है, नॉट इन द ग्रुप्स बट इन द होल डाटा। अच्छा, जो बेसिक तरीका है इसका, ऑफ कोर्स इसके एसएसबी, एसएससी वगैरह, एसएसडब्ल्यू वगैरह कैलकुलेट होते हैं, लेकिन जो हमारे पास इसका फॉर्मूला है वो बड़ा ही सिंपल सा है स्टैटिस्टिक का। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबी है। जब आप ये कर लेते हैं उसके बाद एक प्रोबेबिलिटी की एक चीज़ या स्टैटिस्टिक्स की एक चीज़ यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज अ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जब आप कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप कैलकुलेट करते हैं अपनी इस एफ डिस्ट्रीब्यूशन का, उससे आपको पी वैल्यू मिलती है, ठीक है, जो कि इस एफ स्टैटिस्टिक के साथ एसोसिएटेड है, बट दिस इज जस्ट कम्प्लीटली स्टैट्स। तो वंस यू हैव डन दैट, उसके बाद आप पी वैल्यू को थ्रेशोल्ड से करो, और थ्रेशोल्ड के अगेंस्ट आप चेक करो, दैट विल टेल यू इफ एच नॉट इज रिजेक्टेड। ये सारा मैनुअल तरीका है, राइट, एनोवा का। लेकिन जब आप इसको लेके जाते हो इनटू प्रोग्राम्स, इनटू थिंग्स लाइक पाइथन, इनटू अदर टूल्स, तो वो डायरेक्टली आपको एनोवा कैलकुलेट करके दे देगा, आपको एफ स्टैटिस्टिक डायरेक्टली निकाल के दे देगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाई एनोवा इज अ टूल या एनोवा इज अ मेथोडोलॉजी जिसके जरिए आप कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, इसको यूज करने के लिए आपको बहुत सारी ऑनलाइन सोर्सेज जो हैं वो मिल जाएंगी। फिर आता है हमारे पास कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए अगेन टी टेस्ट। टी टेस्ट जो है अगेन ये भी एक हाइपोथेसिस का टेस्ट है, और टी टेस्ट के अंदर जो है वो बेसिकली हम अगेन यही चीज़ निकालना चाहते हैं कि क्या इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू ग्रुप्स और नॉट। तो जो टी टेस्ट है वो हम बेसिकली दो ग्रुप्स के बीच में निकालना चाहते हैं। टी टेस्ट हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स के केस में भी चलेगा,
यू रिमेंबर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स क्या होते हैं? नो? कंटिन्यूस पॉइंट्स में वेरिएबल्स, वैल्यूज आ सकती हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल्स हाँ, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स जो पहले हमने पढ़ा था ना सबसे पहले, पॉइंट्स में वैल्यूज आ सकती हैं, वेट, हाँ, जो डिस्क्रीट ऑपोजिट टू होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स जो होते हैं जो कंटिन्यूस डेटा दे रहे हो, जैसे फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज डिस्क्रीट, इज डिस्क्रीट, फ्रीक्वेंसी इज डिस्क्रीट, लेकिन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स सच एज टेम्परेचर, टेम्परेचर, वेट, ठीक है, स्पीड स्पीड कुड बी Speed आल्सो, continuous. या। अच्छा, टी टेस्ट जो है ना, अगेन इसके अंदर जो assumptions है वो थोड़ी डिफरेंट है। ये लिनियरिटी नहीं चेक कर रहा, लेकिन ना इंडिपेंडेंस इसके ऊपर वो है, लेकिन ये जरूर कहता है कि एक तो डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और दूसरा जो दो हमारे पास ग्रुप्स हैं, क्योंकि टी टेस्ट हमेशा दो ग्रुप्स के दरमियान होगा, दो ग्रुप्स के जो वेरिएंसेस हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। टी टेस्ट दो तरह के हमारे पास होते हैं, एक इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंस आती है, ठीक है। बाय इटसेल्फ टी टेस्ट में कोई इंडिपेंडेंस की बात नहीं हुई थी, लेकिन जो इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट है उसमें अजम्पशन है कि दोनों सैंपल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, दोनों ग्रुप्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। सिंपल आप जो है ना वो मीन्स कैलकुलेट करेंगे अपने वेरिएबल्स के बिटवीन दीज ग्रुप्स, और उसके बाद आप चेक करेंगे कि क्या सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं या नहीं। पेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट जो हैं ये तब यूज होते हैं जब आपके पास जो ग्रुप्स हैं वो इंडिपेंडेंट ना हो, बल्कि ग्रुप्स जो हैं वो किसी एक सब्जेक्ट को ही बिलोंग करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये चेक करना है कि मैं एक क्लास को दो क्विज दूं, ठीक है, एक क्लास को दो क्विज दूं, आधे बच्चों को एक क्विज दूं, आधे बच्चों को दूसरा क्विज दूं, और फिर मैं ये देखना चाहता हूँ कि अच्छा कौन सा वाला ग्रुप जो है ना उसने बेहतर परफॉर्म किया, तो वेरी सिंपल, मैं फिर इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट यूज कर सकता हूँ। अगर मैं ये करूँ कि सारे बच्चों को एक क्विज दूं, फिर सारे बच्चों को दूसरा क्विज दूं, और उनके जो मार्क्स आ रहे हैं पहले क्विज में और क्विज 2 में उनको कंपेयर करना चाहूँ, तो फिर मैं पेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट यूज करूँगा, ठीक है। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट के अंदर रिलेटेड होना ज़रूरी है, और इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट के अंदर इट इज़ नॉट। फिर हमारे पास आता है समथिंग नोन एज मल्टीवेरिएट एनालिसिस। मल्टीवेरिएट एनालिसिस के अंदर हमारे पास अब दो से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाते हैं। अभी ये बाइवेरिएट एनालिसिस में भी कोई ऐसी चीज है जिसमें 3 और मोर वेरिएबल्स का जिक्र, ग्रुप्स, 3 और मोर का जिक्र था। हाँ, 3 और मोर ग्रुप्स का, वो बात ये हो रही है कि ये जो हम करते हैं ना एनोवा वगैरह करते हैं, एनोवा में 3 या मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होने हाँ, चाहिए। ये इससे अच्छा ये कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल था, एक न्यूमेरिकल था, एक कैटेगोरिकल था, वो 2 वेरिएबल्स का था। ये जो ग्रुप्स है ना, ये वेरिएबल दो ही हैं, एजुकेशन, इनकम, इसके अंदर ग्रुप्स हैं। एफएससी का एक ग्रुप है, पीएचडी का एक, एफएससी का एक ग्रुप है, पीएचडी का एक ग्रुप है, बीएस का एक ग्रुप अच्छा, है, बाइवेरिएट में मल्टीपल ग्रुप्स, मल्टीपल ग्रुप्स। सही है। ये है मल्टीवेरिएट, अब हम मोर देन multivariate- 2 वेरिएबल्स। हाँ, मोर देन 2 वेरिएबल्स। मोर देन 2 वेरिएबल्स के बीच में जब हमने निकालना हो, एनालिसिस करना हो, इन ऑर्डर टू चेक कि जो डिफरेंट हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं क्या इनके बीच में कोई डिपेंडेंस है, कोई एसोसिएशन है, ठीक है, किसी के बीच में भी इनकी आपस में कोई रिलेशनशिप है, उसके लिए हम जो है ना अपने पास मल्टीवेरिएट एनालिसिस यूज करते हैं। मल्टीवेरिएट एनालिसिस के अंदर अगेन हमारे पास काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं। इसमें हमारे पास आता है टेक्निक्स सच एज फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस जो है ना वो ये करता है कि आपने अंडरलाइन छुपे हुए फैक्टर्स जो है ना वो आपने ढूंढने जो कि सारे वेरिएबल्स को अफेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप एज्यूम करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जितने भी आपके पास वेरिएबल्स हैं ना, इन सब के अंदर एक्चुअली कोई हिडन वेरिएबल्स हैं जो इन सब को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और एक्चुअली आप ये चाहते हैं कि मैं इन सब की जगह जो है ना कोई और सेट ऑफ वेरिएबल्स यूज कर लूं जो कि अंडरलाइन इसके नीचे बैठे हुए जो कि खुद इंडिपेंडेंट हैं और इसको सारे को अफेक्ट कर रहे हैं। फैक्टर एनालिसिस का मैं आपको आगे जाके हम एक और एग्जांपल भी देखते हैं, आई होप सो आज उसका प्रैक्टिकल भी होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मेनोवा। मेनोवा जो है ये बेसिकली एक्सटेंशन है एनोवा की, ठीक है, और इसके अंदर आप मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो है ना बेसिकली इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं हमारे पास और मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। जहाँ पे हमारे पास एनोवा के अंदर हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स होने चाहिए थे 2 वेरिएबल्स में, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं और मल्टीपल वेरिएबल्स भी होते हैं। फिर हमारे पास एक चीज़ आती है विच इज़ नोन एज कैनोनिकल कोरिलेशन एनालिसिस।
ये दो सेट ऑफ वेरिएबल्स के बीच में निकलता है। दो सेट ऑफ वेरिएबल्स का मतलब ये है कि एक सेट के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं। आपके पास जितने वेरिएबल्स हैं इनको आप दो सेट्स में डिवाइड कर दें, और दो सेट्स में डिवाइड करने के बाद आप देखते हैं कि उन दो सेट्स के दरमियान कोई कोरिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, इसका फायदा ये होता है कि आप ये बता सकते हैं कि क्या एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी एक सेट के अंदर जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स का, वो किस हद तक दूसरे सेट के वेरिएबल्स के साथ रिलेटेड है। ये चीज आती है हमारे पास कैनोनिकल कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस आ जाता है। अगेन डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस जो है ना, वो बहुत सारे वेरिएबल्स हो लेकिन जो उसके बीच में ग्रुप्स बन रहे हैं वो दो या दो से ज़्यादा हो। ठीक है, तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस करते हैं। और एक चीज़ आती है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, जिसके अंदर हम ये करते हैं कि ओवरऑल जितने भी हमारे पास डाटा है ना, उसकी डायमेंशंस रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। उसकी डायमेंशंस रिड्यूस करके उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या उसके बीच में कोई सिमिलैरिटी है या नहीं है। Is it the same as PCA, principal component? Yes, PCA is also one of the ways कि dimensionality reduction के लिए यूज होता है। And PCA will come up in a few minutes, I think. अच्छा, जो हमारे पास फैक्टर एनालिसिस है, which is basically used कि हम जो है ना अंडरलाइन स्ट्रक्चर या लेटेंट फैक्टर्स वो निकाल सकें जो कि हमारे सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स हैं, इनके नीचे कुछ छुपे हुए वेरिएबल्स हैं या इनके नीचे कुछ छुपे हुए ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इनको इफेक्ट करते हैं। फैक्टर एनालिसिस का काम ये है कि हम बेसिकली उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आइडिया ये है कि अगर इसके नीचे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दिस मीन्स कि वो जो अंडरलाइन फैक्टर्स हैं वो काफ़ी कम है फ्रॉम दिस। फॉर एग्जाम्पल देयर मस्ट बी अ फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ फैक्टर जो कि इनकम और एजुकेशन को अफेक्ट कर रहा है, तो देयर मस्ट बी वन थिंग हियर। एक ऐसा फैक्टर है जो हेल्थ और स्पेंडिंग को कर रहा है, तो देयर मस्ट बी वन फैक्टर हियर। फिर सेविंग्स और एज को कर रहा है, देयर मस्ट बी वन फैक्टर हियर। तो जो 1 2 3 4 6 हमारे पास ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स हैं, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू 3 वेरिएबल्स। एनालिसिस हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, हम सिर्फ 3 वेरिएबल्स के ऊपर सारे काम करेंगे और फिर वो ऑलरेडी डिपेंडेंट हैं, तो फिर हमारे लिए काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। PCA is a technique which is typically utilized by in factor analysis as well, but it's a very famous technique जो कि यूज होती है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए। डायमेंशनैलिटी जो है, ये डायमेंशंस है हमारे पास, ठीक है, हमारे डाटा की जो वेरिएबल्स भी है ना, ये डायमेंशंस हमारे डिस्क्राइब कर रहा है कि इसके डायमेंशंस क्या है। इस वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, राइट, विच इज़ अ प्रॉब्लम। अगर ये 2 डायमेंशनल स्पेस होती तो हमारे पास क्या होता है, 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर हम सिर्फ रोज और कॉलम जो होता है ना, वो उनको हम देख रहे होते। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि इनके बीच में ग्रुप्स भी हैं, इनकी वैल्यूज भी चेंज हो रही हैं, अजीब से वो चीज़ बन रही है। इसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं, इसकी हम डायमेंशंस हम रिड्यूस करना चाहते हैं। इसके डायमेंशंस रिड्यूस करने के लिए PCA की टेक्निक यूज़ की जा सकती है। और PCA का काम ये है कि वो बेसिकली जो है ना, अगर आप देखें डेटा सेट जो भी होगा ना आपका, आपने देखा होगा कि हम जितनी बातें करते हैं, हम यही बात कर रहे हैं कि हम बेसिकली डेटा सेट की वेरिएंस चेक करना चाहते हैं। हम ये चेक करना चाहते हैं कि डेटा सेट की एनोवा में, टी टेस्ट में मीन्स वगैरह क्या हैं, उनकी वेरिएंस क्या है, स्प्रेड क्या है डेटा सेट को। क्यों ये हम काम करना चाहते हैं? क्योंकि वो जो स्प्रेड है वो हमें ये बता रहा है कि जो भी हमारा डेटा सेट है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, उसकी जनरली प्रोबेबिलिस्टिकली या जनरली स्पीकिंग उसकी वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, ताकि कल को जब हम उसको फिट करें किसी और जगह पे जाके, तो हमारे पास ज़्यादा बेहतर किस्म के जो है ना वो रिजल्ट्स आ सकें। ये जो PCA है ना, ये कहता है कि यार बहुत ज़्यादा डायमेंशन पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको रिड्यूस करें। जब आपके पास नंबर ऑफ डायमेंशंस कम हो जाएंगी, वेरिएबल्स आपके पास कम हो जाएंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं, उन्हीं फैक्टर्स को देख सकते हैं जो हर चीज़ को प्रॉपर्ली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बल्कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं काफ़ी सारी, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो डेटा सेट है इसमें एज का कोई काम ना हो, इनकम का कोई रोल ना हो, तो हमें इसको रिमूव कर देना चाहिए। इसकी वेरिएंस अगर कोई इफेक्ट नहीं करती, अगर एज का कोई इम्पैक्ट नहीं है बाकी चीज़ों पे, तो हम इस पर क्यों काम करें, राइट। ये PCA के जरिए हम अचीव करते हैं। PCA का काम ये है कि वो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा हमारे पास वेरियस वाले पॉइंट्स है ना, सबसे ज़्यादा उनको आइडेंटिफाई करेगा। तो
वेरिएंस वाले पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि आप वो प्रोजेक्शंस निकालते हैं जहां पे आपके डाटा की लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वेरिएशन हो। सो आप सारे के सारे डाटा को प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के बाद आप ये देखते हैं कि आपके डाटा की सबसे ज़्यादा वेरिएशन कहाँ पे है। इस वक्त जो हमारे डाटा की सबसे ज़्यादा वेरिएशन है वो इस लाइन के अक्रॉस है, राइट, इस पर्टिकुलर वेरिएबल के। इसी तरह से एक और जो वेरिएशन है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अक्रॉस है, मतलब इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन के अक्रॉस है। अगर ये और डायमेंशन हो तो वहाँ पे भी यहाँ से आप रिड्यूस करके सिर्फ वो उठाना चाहते हैं जो कि सिग्निफिकेंट हो। अब ये वाली जो वेरिएशन है दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन ये वाली वेरिएशन सिग्निफिकेंट है। If you can work only with this variation and ignore this variation, this will allow you कि आप जो है ना काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर दें अपने सारे के सारे प्रोसेस को। ये आइडिया है हमारे पास PCA का। PCA के अंदर जो है वो बेसिकली हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। एक तो हम डेटा सेट को स्टैंडर्डाइज करते हैं, इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं ना PCA की, उनको हम मीन से सब्ट्रैक्ट करके तो हम मेक श्योर करने की कोशिश करते हैं कि जो उनकी वैल्यूज़ बनती हैं ना हर एक वेरिएबल की, वो कुछ हद तक सिंपल न्यूमेरिकल फॉर्म में हो। फिर हम क्या करते हैं कि कोवेरियंस मैट्रिक्स से कैलकुलेट करते हैं, ये एक स्टैटिस्टिकल जो है ना वो कॉन्सेप्ट है। फिर आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। फिर हम वहाँ से चूज़ करते हैं कि कौन से वाले हमारे कंपोनेंट जो है ना वो फीचर वेक्टर बनाएंगे और वहाँ से हम एक नया डाटा सेट बनाते हैं। PCA इज़ रियली यूज़फुल जब हमने अपने बिजनेसेस वगैरह के अंदर अपने पैटर्न्स या ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने, जब हमने ये देखना होना कि हमारे पास जो पर्टिकुलर कस्टमर बिहेवियर है वो किन फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसके लिए PCA इज़ अ वेरी गुड मेथडोलॉजी। या वो कौन से अंडरलाइंग, अब अगर आपने ये देखना है कि अच्छा आपके पास जैकेट्स की सेल ज़्यादा हो रही है, ठीक है, आपके पर्टिकुलर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो क्यों ज़्यादा हो रही है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि जो है ना वो वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, या कोई और अंडरलाइंग फैक्टर्स भी हैं? या अगर आपने देखना है कि अच्छा अचानक मेरे जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है उस पर जूतों की सेल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्यों ज़्यादा हो रही है, किस किस्म के जूते जा रहे हैं, ये वाली चीज़ें आपको जो है ना वो PCA आपको बता सकता है। क्योंकि एक्चुअल तो आपका डाटा तो बहुत ज़्यादा है जो आप कलेक्ट कर रहे हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप सारी इन्फॉर्मेशन हर वक्त तो नहीं देख सकते, और उसके अंदर काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे वेरिएबल्स को रिलेटेड हो, लेकिन कॉजेलिटी तो नहीं होगी। तो जब आप PCA के जरिए करोगे ना तो PCA क्या करेगा कि सबसे ज़्यादा वेरियंस वाले सबसे पहले आपको निकाल के दे देगा वेरिएबल्स, बाकी सबको इग्नोर करवा देगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि फिर जो आप उसके ऊपर कैलकुलेशंस करोगे या फिर जो उसके ऊपर आप टेस्ट करोगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल होंगे, ठीक है। PCA जो है इसका एक और काम ये भी होता है टिपिकली कि जो कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स है ना हमारी, जब हमारे वेरिएबल ज़्यादा होते हैं तो हमारी कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जब हमारे वेरिएबल ज़्यादा होंगे तो जो भी हम अपना एल्गोरिथम या ब्लैक बॉक्स बनाएंगे जिसने डिसीजन मेकिंग करनी है उसको बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, उस प्रोसेसिंग को भी हम कम करना चाहते हैं। इसका रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। जब भी हम अपने पास बिजनेसेस की बात करते हैं या फिर किसी भी और इन्वायरमेंट की या किसी भी और डोमेन की बात करते हैं, तो वहाँ पे एज वी सेड कि हम डाटा तो बहुत सारा कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए हम सारा डाटा नहीं यूटिलाइज कर रहे होंगे। जो इवेंचुअल डिसीजंस आपके आने हैं उसके लिए सारा डाटा नहीं यूटिलाइज हो रहा होगा। तो बिफोर ये कि आप एक मॉडल लगाएं, मॉडल से कुछ डाटा यूटिलाइज करें, बाकी सारा इग्नोर कर दें और फिर आप उठा के उस मॉडल को डिप्लॉय कर दें, उसका नुकसान क्या है कि जब वो रियल वर्ल्ड में भी जाएगा ना वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग कर रहा होगा। तो जो क्लासिकल हमारे पास मेथोडोलॉजीज भी है ना कि जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि एल्गोरिथम लगा देते हैं, वो सारा डाटा पिक करेगा और उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग कर रहा है, ये बहुत स्लो हो जाएगा। अगर आप वो रिड्यूस कर सकें ना अपने डाटा सेट की डायमेंशंस या अपने डाटा सेट के अंदर फीचर्स, तो जो आपका पर्टिकुलर मॉडल है ना उसने बहुत ही जल्दी और बहुत ही सिंपल चीज़ों के ऊपर डिसीजन मेकिंग करनी है। ये बेसिक एम है हमारा जो कि हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन या PCA के ज़रिए अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो काफ़ी हद तक तेज़ हो सके, ठीक है जी। अच्छा, आज I thought कि it would take longer, but it has finished very quickly. So if you have any questions, please feel free to ask. So by the way, I tried to skip most of the technical details because you guys were coming in from various backgrounds.
So I thought maybe I shouldn't go into the mathematical background of it. But if you are interested, so there is a very good mathematical background to all of these things. Sorry, go ahead please. You said that chi-square के लिए expected value होना ज़रूरी है. How are we supposed to know what are the expected values? अच्छा, काई स्क्वायर के अंदर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, उसका आइडिया ये है कि नॉर्मली आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं जो कि आप अवेलेबल होती हैं या जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो. तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरी पर्टिकुलर क्लास के अंदर अबाउट 70% मेल होंगे, 30% फीमेल होंगे, तो ये एक एक्सपेक्टेशन है मेरी, ठीक है, एक एक्सपेक्टेड मेरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. या इनफैक्ट जो मुझे करना चाहिए वो तो मुझे सिंपल ये करना चाहिए कि मैं सेंसस का डाटा उठाऊं और मैं देखूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मेल और फीमेल पॉपुलेशन क्या है, राइट. वहाँ से मुझे पता चलता है कि अच्छा चलो इफ देयर इज अबाउट 52% फीमेल, 48% मेल, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है. देन आई शुड एक्सपेक्ट कि मेरी क्लास में भी ये होनी चाहिए, तो मैं उस एक्सपेक्टेशन के साथ आऊँगा. लेकिन मैं अपने क्लास के वेरिएबल्स देखता हूँ तो वो मे भी डिफरेंट होंगे, तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू वहाँ से आ रही है. दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. बट एक्सपेक्टेड वैल्यू टिपिकली या आपको गिवन होती है या फिर आप डिस्ट्रीब्यूशंस के जरिए आप निकालते हैं. In the real world, we are facing AI and मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रही है और वो ऐसी चेंजेस हैं जो फर्स्ट टाइम आ रही है, तो उसमें फिर हम एक्सपेक्टेशंस कहाँ से ड्रॉ करें? ये जो एक्सपेक्टेशंस जो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मिल रही हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस चेंज नहीं होती. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं वो ऐसे ये नहीं कहना चाहिए कि चेंज नहीं होती, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस चेंज होती हैं. लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आप विद सम कॉन्फिडेंस एज्यूम कर रहे होते हो, ठीक है. वहाँ पे यस थिंग्स आर चेंजिंग, लेकिन आपने ये देखना है ना कि जो एआई का इम्पैक्ट है वो उस चीज़ पे नहीं है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो उससे आगे है. एआई का इम्पैक्ट उससे आगे है कि क्योंकि एआई जो है वो भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एज्यूम करती है. वही जो पास्ट हिस्टोरिकल डाटा है उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एज्यूम करती है और बाद में डिसीजन मेकिंग करती है. तो हमने भी वो बाद में करना है, तो हमारे लिए वो वाला इतना मसला नहीं. हमारे लिए मसला ये ज़रूर है कि हम वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि हमारे पास आती नहीं है, तो यू हैव टू एज्यूम इट फ्रॉम सम सोर्स या यू हैव टू गैदर इट फ्रॉम सम सोर्स, ठीक है. और वो सोर्स क्या होगी, कैसे आएगा, ये बहुत बड़ा मसला है. एनी अदर क्वेश्चंस? यस, सॉरी. सर आपने इस पूरे एनालिसिस में क्या जो हम सॉफ्टवेयर सीखते हैं उसमें मिडिएशन मॉडरेशन जैसी चीज़ें नहीं हैं? जो अभी हमारे पास आएगा ना इसके अंदर, मेरे ख्याल से जो आज आप करेंगे भी अपने प्रैक्टिकल सेशन के अंदर, उसके अंदर जो है ना वो पीसीए आप यूटिलाइज करेंगे और कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि आप करेंगे. इसके अंदर एग्जैक्टली जो जहाँ तक डेटा साइंस वाली बात है ना, क्योंकि दिस इज़ ऑल टॉकिंग अबाउट कि आपने डाटा को समझना कैसे है, डाटा को एनालाइज कैसे करना है. तो एज अ रिज़ल्ट दिस इज़ समथिंग जो कि आपको जो है ना वो खुद से कुछ स्टैटिस्टिक्स सीखने के बाद आप सीख सकते हैं. तो उसके लिए वो स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है. अगर वो आती हो तो ये अप्लाई हो सकते हैं. तो ये तो बिल्कुल वो जैसे हम कल रैपिड माइनर पे देख रहे थे तो हमारे पास जितनी जो वेरिएबल्स वो ले रहे थे तो उसके साथ एक स्ट्रेट लाइन का रिलेशन बन रहा था, ठीक है. तो अगर हम उसके ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं या उसके ऊपर कोई रिलेशन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो अगर सपोज बैकग्राउंड में हमारे पास चीज़ें हैं या इकोनोमेटिक्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या हम वहाँ पे ये अप्लाई हो जाते हैं? रैपिड माइनर में तो नहीं, लेकिन ये है कि जब आप अगर पाइथन वगैरह में करें ना इसको, तो वहाँ वहाँ हो जाता है, वहाँ आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं. लेकिन रैपिड माइनर के अंदर रैपिड माइनर के अंदर चीज़ें कुछ गिवन है तो वो आपको वही तो यूटिलाइज करना देखी थी है. बिल्कुल. तो वो आप बेसिकली वो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए जी हाँ. वो जो है ना उसका पर्पस डिफरेंट है ताकि आप एक जंप स्टार्ट कर सकें. तो लेकिन अगर आप पाइथन वगैरह यूज़ करें, बाकी कोड यूज़ करें, तो उसके अंदर आप ये